वाह बढ़िया। आइए चलो भवानी के लिए जोरदार तालियां। भवानी तेलंगाना से। हाँ, तो यहाँ पे जो भी आता है ना, शुरुआत में उसको बहुत कठिन लगता है। बोलते हैं कि आर्मी से भी खतरनाक आप लोग हो, मतलब ऐसी ट्रेनिंग देते हो, क्योंकि लड़कों को खास यहाँ पे कठिन लगता है, क्योंकि यहाँ पे सारे काम अपने आप करने हैं। अच्छा, तो ये मॉडल अपने आप में मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप सिर्फ बात एम्पावरमेंट की करते नहीं है कि आपको बता दिया जाए कि अरे कुछ करो, कुछ सीखो, ट्रेनिंग भी मिल रही है। बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीखेंगे यहाँ से जाने को, और सीखते भी है। जो इनमें 2 महीनों में बदलाव आता है, तो मुझे नहीं लगता कि हम पूरी लाइफ को जी लेते हैं उसके बाद बदलाव आता है। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे फील किया ना, असल लाइफ क्या होती है ज़िंदगी, तो मैंने घर में फील नहीं किया था। जो वोकेशनल स्किल है उसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी भार दिया जाता है कि आपको पब्लिकली बोलना आना चाहिए, अच्छे से लिखना आना चाहिए। तो उसी तरह स्पोर्ट्स का भी होता है कि आप फिजिकली भी थोड़े फिट होने चाहिए। बिल्कुल। आपको एक मिसाल कायम करनी पड़ेगी, खास करके यूथ लोगों को, कि हम जय भीम बोलते हैं तो उनके जो गुण थे, उनकी जो कार्य करने की क्षमता थी, वो भी हम में आनी चाहिए। 2 महीना जो लड़की यहाँ शांत शांत रहती थी, यहाँ से जाने के बाद जब वो ग्राम सभा में गई और वहाँ पे जो सरपंच है, वो बहन थी, लेकिन उसका पति आके कुर्सी में बैठ गया और बोला चलो चलो बोलो क्या बात करनी है। पहली बार इस लड़की ने खड़े होके बोला, पहली बात तो ये है कि आप सरपंच नहीं हैं, आप सरपंच के पति हैं, तो सरपंच को बुलाइए, आप जाइए। वो तो भौंकला गया कि पहली बार किसी ने इस तरह से मेरे सामने बात करी, और वो कहलाने वाले राजपूत समाज से आते थे, तो भाई साहब को और लग गई और गुस्सा कि आ गया। ऐसा एक इतना लड़की बोल। गुजरात को दलित उत्पीड़न के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गुजरात से रह रहकर दलित उत्पीड़न की बहुत भयानक खबरें आती हैं। लेकिन ऐसे दौर में, ऐसे वक्त में अगर कोई दलित शक्ति की बात करे, कोई ऐसा सेंटर हो जो दलित शक्ति केंद्र बन जाए, तो ये अपने आप में ऊर्जा भरने का काम करता है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं दलित शक्ति केंद्र गुजराती में लिखा हुआ है, और इस सेंटर को आप अहमदाबाद से करीब 25 किलोमीटर दूर जब साणंद आएंगे तो वहाँ इसको देख पाएंगे। और इस सेंटर के अंदर ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो यहाँ आने वाले लोगों में ना सिर्फ ऊर्जा भरती है, बल्कि उनमें कहें कि नौकरी पेशे के लिए भी ललकार जानती है, नौकरी पेशे की उनके अंदर चाहत आती है, वो कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज सीख पाते हैं और यहाँ से एक मजबूत साथी बन के जाते हैं। तो इस पूरे कैंपस का मैं आज आपको टूर कराने वाला हूँ। अहमदाबाद, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर खुद आए थे, वहीं की हम ज़मीन पर हैं गुजरात में। तो यहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ये एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ इंदु हैं। इंदु, बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम। जय भीम। कैसे हैं आप? हाउ आर यू डूइंग? बढ़िया है, और अभी इलेक्शन का माहौल है, तो बड़ा गर्म माहौल है गुजरात में खास करके। लेकिन आप दलित शक्ति केंद्र में आए हैं तो आपको वेलकम। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आते हैं बहुत नेगेटिव सोच के साथ, लेकिन जब इसके अंदर एंटर होते हैं और 2 महीना रुकते हैं, उसके बाद पूरी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ वो वापस लौटते हैं। तो इसीलिए दलित ही ऐसी शक्ति है कि इस भारत देश को अगर अखंडित राष्ट्र बनाना है, तो आपको दलित शक्ति की जो डेफिनेशन है उसको हर एक नागरिक को स्वीकार करना पड़ेगा। और दलित का मतलब बेचारे पिछड़े नहीं, दलित का मतलब है कि जो समानता में मानता हो, मानती हो, अन्याय अत्याचार का विरोध करे, और किसी के साथ होता है तो उसका विरोध करे, लेकिन खुद के साथ भी ये ना होने दे। दमदार दलित, ये दलित है। तो हमें इस कैंपस में घुमाइए और बताइए यहाँ आप लोग क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये जगह जो है नानी देवती दलित शक्ति केंद्र, ये गांव है पास में, और इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में, और तब उसका पहला एक नींव रखा गया था।
और वैसे ऐसे होता है कि जब किसी भी जगह का नींव रखा जाता है तो किसी बड़े बड़े व्यक्तियों को बुलाया जाता है या पॉलिटिशियंस को बुलाया जाता है और उन हाथ इनॉग्रेशन करते हैं। भूमि पूजन, यस, ब्राह्मणवादी जी तरीका। जी बिल्कुल। इधर ये नहीं हुआ। हाँ। इस जगह पे पहली बार ऐसे लोगों के हाथ इस दलित शक्ति केंद्र की नींव रखी गई जो लोगों ने सही में संघर्ष किया है और अपनी जो लड़ाई है अन्याय के खिलाफ वो लड़ी है। तो उसमें एक महिला थी जिनके बेटे को मार डाला गया था और एक था जिसको साइकिल के झूठे चोरी के इल्ज़ाम में मार दिया गया था पुलिस के द्वारा, और एक थे कि जिनको सरपंच होने के बावजूद अविश्वास का दरखास्त करके पद से नीचे उतार दिया गया था। एक और महिला जिसको मैं अभी नहीं भूल पाऊंगी कि उन्होंने मिनिमम वेजेस का जो कानून है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उस महिला को पूरे गांव ने बॉयकॉट कर दिया कि सबको ले जाएंगे लेकिन इसको नहीं ले जाएंगे, क्योंकि उसने ज़मीन के मुद्दे पे और मिनिमम वेजेस के बारे में बात किया। तो वो जैसे महिला अपने अधिकार के लिए बोला था तो उसको बॉयकॉट कर दिया। तो वो महिला 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूसरे गांव में मजदूरी करने जाती थी, लेकिन उसने बोला कि अब मुझे जो पता चला है तो उसके लिए मैं लड़ूंगी। तो ऐसे 4 लोग थे, वो 4 लोगों को यहाँ पर लाया गया जो गांव के सामान्य लोग थे। किसी ने अपने बेटे के लिए, किसी ने समाज की सभी महिलाएं नहीं लेकिन पुरुष भी जिसको मिनिमम वेज लघुत्तम वेतन नहीं मिलता था उसकी भी लड़ाई लड़ी, और जिन्होंने अपनी सत्ता मिली लेकिन उस सत्ता का उपयोग नहीं करने देने वालों को भी उन्होंने बड़ी मात देके अपनी सत्ता हासिल की। ऐसे लोगों के हाथों ये दलित शक्ति केंद्र की नींव रखी गई। कास्ट सर्वाइवर्स ने अपना उन लोगों के हाथों आपने कराया, तो इसकी पहचान के साथ एक मजबूती, एक संघर्ष जुड़ा हुआ है। संघर्ष जुड़ा हुआ तो है। जब भी इसकी कहानी आती है तो उन लोगों को हम नहीं भूल सकते। बिल्कुल। तो उसके बाद ये स्थापना के बाद से ही ये कैंपस ऐसा था जैसा खूबसूरत अभी है, ये कैसे डेवलप हुआ ये पूरा प्रोजेक्ट? उससे पहले 1999 में मैं तो यहाँ नहीं थी, मैं पढ़ रही होगी, लेकिन जब मैं 2003 में यहाँ पर आई और तब मैंने देखा कि ये जो पटरी है वो कच्ची थी और हॉस्टल था, लेकिन आपको एक भी पेड़ यहाँ पर दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये पूरा बंजर जमीन था जो सॉल्ट की वजह से। तो वो बंजर जमीन को खरीदा गया था और उसके ऊपर फिर ये पूरा कैंपस बना है। तो जब हम आए तब ये नहीं था, लेकिन हर एक बैच के साथ एक प्रयोग होता था कि हर एक को अपना एक पौधा बोना है। अच्छा। तो ऐसे जैसे कि वृक्षारोपण आएगा उसी टाइम करेंगे ऐसा नहीं, वो हर बैच में होता रहा और उसकी वजह से आप देख सकते हो कि इतने सारे पेड़ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो ये पेड़ के पीछे एक स्टूडेंट की कहानी भी है। जैसे ये अभी बड़े हुए हैं तो ऐसे स्टूडेंट का जिंदगी भी बड़ी हुई है। और डीएस के भी फला फूला है। तो जब हम आए तब ये स्ट्रक्चर नहीं था, ऐसे वो एक वर्कशॉप टाइप का था, लेकिन फिर उसको सुधार के इस तरह का इसको बनाया गया ताकि इस जगह का भी उपयोग हो सके। और अभी भी पौधे बोते ही जाते हैं क्योंकि जितना बोएंगे इतना आप उसमें से आपको ही वापस मिलने वाला है। बिल्कुल। तो ये बहुत खूबसूरत कैंपस हैं और हर चीज़ की एक कहानी है। जैसे आप बिंदु हमको एक पेड़ की कहानी बता रही हैं कि वो भी किसी स्टूडेंट ने लगाया है और वो अभी फलदार वृक्ष बन गया है। ये प्रतीक आप देखेंगे, ये मटके के तरह बनाया है आपने, और भारत में पानी पीने का तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा संघर्ष है। मार्च सत्याग्रह में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का चित्र है यहाँ पानी पीते हुए, और बाबा साहब ने कहा था ये पानी पीने के बाद हम अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन इससे ये साबित होगा कि हम भी इंसान हैं और तो हमारा अधिकार है। तो ये प्रतीक क्यों चुने आप लोगों ने? 2013 में हमने सोचा कि एक जैसे 14 अप्रैल आती है तो बहुत सारे लोगों को बाबा साहब के प्रति प्यार उमड़ के आता है। जयंती पे जय भीम वाले हो जाते हैं। बिल्कुल। और उसमें ऐसा नहीं कि बाकी लोग जो दलित समुदाय से आते हैं, जो बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं, लेकिन बुरा तब लगता है कि 14 अप्रैल के दिन आप या तो शराब पी के जय भीम बोलेंगे, तो जय भीम बोलने वाले वो लोग नहीं है। आपको एक मिसाल कायम करनी पड़ेगी, खास करके यूथ लोगों को, कि हम जय भीम बोलते हैं तो उनके जो गुण थे, उनकी जो कार्य करने की क्षमता थी,
वो भी हम में आनी चाहिए। 100% ना आए कोई बात नहीं, लेकिन 10% भी आप में आ गई ना तो बहुत बड़ा मतलब इनकलाब हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसकी वजह से तब ऐसा सोचा गया कि देश से हर एक राज्य से लोग यहाँ पर आए और शोभा यात्रा निकाले। तो शोभा यात्रा में बहुत सारे टैब्लो रखे गए और ऐसे लोगों के कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि दलित उत्पीड़न जो होता है वो गैर दलित लोग ही करते हैं, कभी कभी हमारे समाज के लोग भी करते हैं। महिलाओं को देख लीजिए, हर एक घर में अगर एक शराबी है तो उत्पीड़न ही तो हुआ, बराबर। लेकिन यहाँ पे एक जब जाति के लेवल पे ऐसा होता है तो सोचा गया कि क्यों ना ऐसे लोगों को चुन चुन के समाज के सामने, लोगों के सामने लाया जाए जिन्होंने सही रूप में समाज को क्रांतिकारी कदम उठा के एक अच्छा स्वस्थ समाज बनाने की बात करी। जैसे कि बाबा साहब ने चौधार का जो तालाब का पानी पिया और सबको बोला कि ये हमारा हक है, किसी के बाप की जागीर नहीं, ये कुदरती है। तो उसी तरह शाहू महाराज जो है यहाँ पे, बराबर, उन्होंने तो ये टैब्लो 2013 में बने थे शोभा यात्रा के लिए। तो अहमदाबाद में शोभा यात्रा निकाली गई थी और लगभग 20,000 के करीब लोग इस शोभा यात्रा में पूरे देश से, भारत से लोग जुड़े थे इस यात्रा में। और हमने ऐसे सभी लोगों को याद किया और उनके टेबलो बनाए जो लोगों ने सही में समाज के हित के लिए काम किए हो। तो इसमें क्या क्या संदेश लिखे हैं और तस्वीरों का क्या? तो शाहू महाराज है, बहुत समाज सुधारक थे और उनका काम की वजह से उनको आज भी याद किया जाता है। तो जब मूक नायक शुरू किया बाबा साहब ने तो उनको आर्थिक सहाय दिया था, तो उसका एक आपको याद दिलाने के लिए है, मदद किया था उन्होंने और उन्हीं के मदद से वो शुरू भी हो पाया था। बहुत जी बिल्कुल। दूसरा है कि 1902 में उन्होंने, मतलब अभी हम तो अभी भी 50% नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन 1902 में उन्होंने बोला था कि भाई नौकरी में दलितों को 50% मिलेगा। तो उसके बारे में है ये। और ब्राह्मणों की एक हत्थू जो शासन है वो खत्म होना चाहिए, तो उसके बारे में फिर उन्होंने ये पूरा चित्र यहाँ पे देख रहे हैं आप। और ये एक दलित महिला है जिनकी चाय की दुकान है, जहाँ पे शाहू महाराज ने चाय पिया था। उन्होंने अपने दरबार में चाय के लिए जो है एक व्यक्ति थे इनके दरबार में ही, वो दलित समाज से आने वाले थे और उनको पीटा इनके लोगों ने। एक मराठा उसमें व्यक्ति थे, एक ब्राह्मण थे, उन्होंने मिलकर उसे पीटा। और फिर जब साहू जी महाराज को पता चला तो उन्होंने बोला कि ये क्यों किया, उन्होंने उनको डांटा और फिर शहर के बीचों बीच उसकी चाय की दुकान खुलवाई और वहाँ गए। और शाहू जी महाराज ने बहुत इसमें क्रिएटिव अंदाज में ये बात की कि अब तुम सब पूरे शहर का धर्म भ्रष्ट कर दोगे। जी बिल्कुल। तो इस तरह के लोग जो है वो उस जमाने में हो गए और आज के ज़माने में अभी भी हम गुजरात में घोड़ी पे चढ़ जाए लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, दलित मूछे रख ले लोगों को बेचारों को दिक्कत आ जाती है। तो ये समाज को अब थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत है और स्वस्थ दिमाग से, सोच से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो हम ऐसे लोगों की यहाँ पे कहानियाँ भी कहते हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं, उनके कार्य के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि दलित शक्ति केंद्र में ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलित समाज से आते हैं। अच्छा। यस, जनरल से भी आते हैं, ओबीसी, एससी, क्योंकि यहाँ पे हम कैटेगरी नहीं रखे हैं। अच्छा। हम बोलते हैं कि इस छत के नीचे जो भी बैठ के एक साथ मिलकर खाना खा सके, एक साथ बैठकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, वो सब दलित है। तो ये है, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे एक बच्ची को बिठाया है और आप देख सकते हो ये पूरा स्लेट का कटआउट है और शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। और वहाँ पे फिर आप बोलोगे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो किसका विकास हो रहा है और किसके हिस्से का विकास हो रहा है और किसके हिस्से में जा रहा है। तो ये एक सवाल के साथ यहाँ पे सारे व्यापारीकरण, कौना भागे कौनो विकास, किसके हिस्से में किसका विकास हो रहा है। और ये सारे पॉलिटिशियंस है, ये सारी चीजें उनको दिखती भी है, सुनाई भी देती है, बोलना नहीं चाहते। तो हमने ये एक उसको संकेत दिया है कि आपके हाथ में सब कुछ होने के बाद आपकी नीयत ठीक नहीं। गांधी के 3 बंदर स्टाइल में, और हाँ जी, गांधी के वो नाम से मशहूर है, हालांकि लेकिन वो बुद्धा के हैं। बुद्धा का 3 बहुत सारी चीजें इन्होंने हमारी एडोप्ट करी चुरा लिया गया है। और इधर आप लोगों ने ये संसद को दिखाया है कि जी, तो उसमें भी
महिलाओं की भागीदारी विधानसभा और लोकसभा में 50% क्यों नहीं आरक्षण महिलाओं के लिए। तो उसके बारे में भी एक सवाल किया गया है कि સ્ત્રીઓ માટે વિધાનસભા અને લોકસભામાં 50% અનામત ક્યારે? ये क्या लिखा है यहाँ पे? अनामत ક્યારે? क्या रे? कब? कब? अच्छा, चलिए मैं थोड़ा गुजराती पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं धीरे धीरे सीख भी रहा हूँ आपके यहाँ गुजराती। स्त्रियाणा माटे विधानसभा आने लोकसभा 50% अनामत, अनामत माने आरक्षण। हाँ, क्या रे? क्या रे? कब? बिल्कुल तो मैं सही। थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ गुजराती। और इधर तो तथागत बुद्ध हैं Yes. हमारे प्रेरणा स्रोत। तो ऐसे बहुत सारे कटआउट थे और बहुत सारी जगह पे लगे होंगे, क्योंकि हम सभी को बोलते हैं कि एक सवाल खुद को करना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया, क्यों आई और मुझे क्या करना है, किसके लिए करना है। बिल्कुल। तो इस तरह की ये भी मतलब आप यहाँ पे जितने भी टैबलो देखेंगे या जो भी चित्र देखेंगे उसके पीछे कुछ मीनिंग होगा जो किसी भी व्यक्ति की लाइफ को बदल सकता है, उसके विचारों को बदल सकता है और उसमें पॉजिटिविटी ला सकता है। तो ये कंप्यूटर एक्टिविटीज हैं। ये बेसिक कंप्यूटर का क्लास है और अभी 5 बज गए, तो अभी इनका सुबह 8 बजे शुरू होता है क्लास और 5 बजे समाप्त होता है। तो अभी इनका क्लास समाप्त हुआ है। कंप्यूटर को सिखाते हैं, हाँ ऑपरेट करना सीखते हैं। कंप्यूटर को ऑपरेट करने से लेसे पूरा MS ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट और इंटरनेट है। तो बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग आप लोग यहाँ पे देते हैं जी। तो यहाँ फिलहाल कितने बच्चे ये शिक्षा लेते हैं? अभी यहाँ पे मतलब एक साथ 20 बच्चे आ सकते हैं, लेकिन कोरोना के बाद हमने थोड़ी संख्या में काट दिया है कि भाई थोड़ी कम संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे अभी 8 संख्या है। 8 स्टूडेंट्स हैं जो सीखते हैं। और ये सब आप लोगों ने ही बनाया हुआ वही है? ये जो टैबलो बाबा बने साहब, हैं हाँ। वो बाबा साहब का, क्योंकि 2012-13 में बना था, इसीलिए बहुत सारा समय गया है। तो उसमें भी लिखा है कि देश की जो प्रगति है उसको आपको नापना है, तो स्त्रियों की प्रगति कितनी हुई उससे आप नाप सकते हैं। तो उस तरह का पूरा ये है। तो अभी इसके अलावा और क्या कुछ है यहाँ पर, वो भी जरा दिखाएं कैंपस हमें। तो जैसे क्लासेस तो बहुत सारे हैं, मोबाइल रिपेयरिंग है, कंप्यूटर है, पुलिस ट्रेनिंग है, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी है, सिलाई के 4 अलग अलग है, जैसे पैंट शर्ट हो गया, ड्रेस ब्लाउज हो गया, ब्यूटिशियन हो गया। तो ये सारे क्लासेस तो चलते ही है, लेकिन उसके साथ साथ में हमारा मकसद है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो पाए, लेकिन उसके साथ साथ उसके विचारों में भी बदलाव होना चाहिए। अभी ये भरत है, भरत भाई यहाँ पे स्टूडेंट थे। मैं भी यहाँ पे स्टूडेंट थी। वैसे आप जितने भी टीचर्स को मिलोगे तो वो सब यहाँ पे पहले मतलब भूतपूर्व स्टूडेंट है। उसके बाद उनकी जो क्वालिटी है उसको देखते हुए फिर इनको इंटरेस्ट है हमारे साथ काम करने में। तो इस तरह से भरत को भी यहाँ पे वो टेलरिंग का पूरा डिपार्टमेंट संभालते हैं। टेलरिंग का दिखाते हैं, तो ये इसकी ट्रेनिंग सिखाते हैं आप बच्चों को कि वो टेलरिंग का काम सीख सकें। पहले तो जब कोई भी आते तो उनको ब्लाउज, ड्रेस, पैंट, शर्ट उसको कोई ज्ञान नहीं होता है, पर हम यहाँ पहले से मतलब 0 से स्टार्ट करते हैं कि कैसे सिखाया जाता है। और दूसरी बात एक इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो बच्चे जो भी यहाँ आते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको हम ज़्यादा थोड़ा प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो बाहर सिखाया नहीं जाता है। तो ये मशीन जो है ये पैरों से चलाने वाली मशीनें हैं सभी को। हमारे पास पैरों में चलाने वाली है वो भी मशीन है, और इंडस्ट्रियल में कैसे काम किया जाता है वो भी हमारे पास है। मतलब ऑटो ऑयल भी मशीन हमारे पास है, जो बच्चों को हम 2 महीने के घुमाइए थोड़ा 2 महीने में हम ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल देते मशीन हैं है पूरी। तो यहाँ जो बाहर जाएंगे तो 8,500 रुपये सीखने की उसकी प्राइस है, लेकिन हमें या मार्टिन भाई या इंदू दीदी है वो लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए उसका जो चार्ज होता है वो नहीं लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो 15 दिन की जो ट्रेनिंग होती है तो बच्चों को हम उसके ऊपर ही करवाते हैं, ताकि वहाँ जाके ये वाली मशीन इंडस्ट्रियल सिलाई में इस्तेमाल होती है, मतलब अगर कहीं अगर उनको यहाँ ये मशीन आ गई तो सैलरी उससे 10,000 से स्टार्ट होती है, कम से कम वो सिलाई मशीन आए। गारमेंट ये 15 दिन में आप इस मशीन को चलाना सीख के आप किसी इंडस्ट्रियल टेलरिंग शॉप में या जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ अगर काम करेंगे
तो 10 से 15,000 रुपये कमा सकते हैं। 10,000 तो उन्हीं उसकी जो कंट्रोल करना है, वो जो सीखना होता है, वही 10,000 से उसकी सैलरी स्टार्ट होती है। उसके बाद अगर जिसकी जितनी स्पीड उतना है, सब समझ लो कि परफेक्शन आएगा तो ज़्यादा पे। तो ये मॉडल अपने आप में मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप सिर्फ बात एम्पावरमेंट की करते नहीं है कि आपको बता दिया जाए कि अरे कुछ करो, कुछ सीखो, ट्रेनिंग भी मिल रही है। तो दिस इज़ रियली नाइस। मतलब मुझे अभी तक जितने भी सेंटर्स मिलते हैं अपने इस तरह के, वहाँ बैठ के हिंदू मनुवाद खराब है, संविधान खतरे में है, देश हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हमको गुलाम बना देंगे, ये सब तो बहुत होता है, लेकिन ऐसी ट्रेनिंग के कार्यक्रम मुझे नहीं मिले। तो दिस इज़ रियली नाइस। तो ऐसे भी होता है कि हमारा कोई प्रोग्राम है, मानो कि सोशल प्रोग्राम है, तो आप किसी भी गांव में जाओ, आपको 2-4 स्टूडेंट दलित शक्ति केंद्र के पढ़े मिलेंगे, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। तो एक तो ये हुआ कि इकोनॉमिकली तो वो हो गए स्ट्रेंथन, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक मुद्दों पे भी वो निखर के आते हैं। जैसे एक लड़की झारखंड से आई थी, इतनी दुबली पतली और यहाँ पे बहुत शान, लेकिन जब यहाँ पे संविधान के बारे में सिखाया जाता है, अपने कानून के मतलब मेरे अधिकार क्या है, मेरी आज़ादियाँ क्या है, उसके बारे में समझाया जाता है। ग्राम पंचायत में आप अगर सरपंच है तो आपके क्या क्या सत्ताएं होती है। तो उसकी मम्मी वहाँ पे जा रही है ग्राम सभा में। इसने बोला कि कहाँ जा रहे हो? बोले ग्राम सभा। बोल रहे मुझे भी आना है। 2 महीना जो लड़की यहाँ शांत रहती थी, यहाँ से जाने के बाद जब वो ग्राम सभा में गई और वहाँ पे जो सरपंच है वो बहन थी, लेकिन उसका पति आके कुर्सी में बैठ गया और बोला चलो चलो बोलो क्या बात करनी है। पहली बार इस लड़की ने खड़े होके बोला, पहली बात तो ये है कि आप सरपंच नहीं हैं, आप सरपंच के पति है, तो सरपंच को बुलाइए, आप जाइए। वो तो भौंकला गया कि पहली बार किसी ने इस तरह से मेरे सामने बात करी, और वो कहलाने वाले राजपूत समाज से आते थे, तो भाई साहब को और लग गई कि ऐसा इतना लड़की। तो बाकियों ने देखा कि इतनी छोटी लड़की अगर इतना हिम्मत करके बोल सकती है, गलत क्या बोला? तो बाकी महिलाएं भी बोली कि वो सही तो बोल रही है, इसमें गलत क्या है? तो उसके बाद सब दरखास्त हो गया, फिर सब चले गए। दूसरी बार जब ग्राम सभा बैठी, महिला सरपंच पहली बार आकर कुर्सी पे। अरे वाह! तो ये एम्पावरमेंट की शुरुआत जो है, ये देखिए कि जो स्वर होता है ना, कि आपको बोलने की शक्ति मिल जाए, वो एक मौका मिल जाए जब आपकी आवाज़ जो है वो निकले और आप अपने अधिकार के लिए बोले। तो एक बच्ची यहाँ ट्रेनिंग लेती है, अपने गांव में जाकर बोलती है, तो वो महिला सरपंच भी एम्पावर हुई है। तो उसको भी पहली बार लगा होगा कि मैं सरपंच हूँ, उस पद पे मिला है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं कि जैसे कि अंधश्रद्धा की बात ले लो, कि यहाँ पे हर चीज़ के ऊपर हम उसको विरोधी नहीं बनाते, लेकिन बोलते हैं क्योंकि संविधान में ही किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार करना आपको हक दिया है, अधिकार दिया है। तो हम कहते हैं कि आप वैज्ञानिक सोच से सोचो कि हर दिन दिया जलाना जरूरी है, अंधेरा है दिया जलाओ प्रकाश होगा। सही बात। लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी जलाओगे तो वेस्ट होगा। तो आप अपने आप सोचिए कि आपको क्या सही और क्या गलत दोनों आपको दिख रहा है। तो काफ़ी लड़कियाँ जब यहाँ पे आती है, जैसे खास करके आदिवासी इलाके से आती है, तो उनको एक कंठी पहना दी जाए, माला, स्वामी नारायण। हम बोलते हैं कि ये क्यों है, यहाँ पे धागा, इधर धागा। 2 महीने जब जाती है तो वो धागा यहाँ तोड़ के जाती है। तो एक तो उनके अंदर की जो मानसिक गुलामी है धर्म के प्रति और डर है वो निकल जाता है। कुछ लड़कियों ने पहली बार जब, क्योंकि यहाँ पे सुविधा है, जो नॉनवेज खाते हैं उनको वो देते, जो नहीं खाते उसके वेज के प्रावधान होता है। एक लड़की ने खाया और फिर उसने भभूत लगा लिया। अच्छा। उसको डर लग गया कि अब कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। और उसके बाद उसने देखा कि कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार भी खाया, तीसरी बार भी खाया। फिर उसने अपनी डायरी में लिखा कि जिंदगी में पहली बार मैं डर से बाहर निकली। तो बहुत सारी ऐसे कहानियां हैं। इंस्पायरिंग, दिस इज रियली इंस्पायरिंग कि छोटी छोटी कहानियां आपको सुनने में भले ही लगे छोटी छोटी कहानियां, लेकिन ये
जिंदगी को परिवर्तित करने वाली कहानियाँ हैं कि आप उस धार्मिक अंधश्रद्धा के डर से बाहर आ गए कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। जी बिल्कुल। इसके अलावा ये एक एक्टिविटी होती है यहाँ पर सिलाई की, और क्या कुछ कराते हैं आप लोग कुछ? बहुत सारे क्लासेस है, जैसे ब्यूटिशियन है तो वहाँ पे ब्राइडल को पूरा कैसे सजाना से लेके हेयर कटिंग होता है, स्पा जैसे होता है, तो वो सारी पूरा उसको कैसे करना। तो क्या आप कोई मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं कि इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, या कोई निरक्षर व्यक्ति जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की है वो भी ये काम सीख सकता है? अब इनके ही क्लास में है, तेलंगाना से 2 लड़कियां हैं, ना अच्छे से इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, तो फिर गुजराती की तो बात ही नहीं कर सकते। लेकिन तेलंगाना से करीब करीब 90 के करीब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 90 के करीब लड़के आ चुके हैं, क्योंकि हम वहाँ पर भी काम करते हैं। अभी वहाँ से जो लड़कियाँ आती है उसमें खास करके देवदासी, जिनको अभी भी चल रहा है, जैसे लॉ है वहाँ पे, लेकिन आज भी देवदासी प्रथा वहाँ पे जीवित है, और कुछ लड़कियों को उसमें धकेला गया है, उसके बाद फिर उनको रेस्क्यू किया जाता है। तो हमारे जो कार्यकर्ता है वो ऐसी लड़कियों को भी यहाँ पर लाते हैं कि वो कम से कम अपना जो सीखने का है वो सीख के इसमें से बाहर निकले। और फाइनेंशियली जब आप थोड़ा कैपेबल होते हैं तब आप बहुत सारे फैसले खुद ले पाते हैं। अगर डिपेंडेंसी रहेगी तो आप नहीं ले पाते। तो उसको बेचारी को आता ही नहीं है, तो मैंने भरत को बोला कि देखो इसको हमें यहाँ से सिखा के ही भेजना है, तो इस पे थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो अभी उसको ड्रॉ ये सब करवा के, अभी कितने ब्लाउज सिले उसने? 3 ब्लाउज सिल दिए हैं। अच्छा जी। राजस्थान में जैसे कि निरक्षरता ज़्यादा है, और महिलाओं में तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ से भी ज़्यादातर लड़कियाँ आती है तो कम पढ़ी लिखी, लेकिन एक उसमें शांति आज भी मैं याद करती हूँ कि वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, शादीशुदा औरत थी, लेकिन तेज़ बहुत और समझ भी उसकी बहुत, लेकिन बोलती कि मेरी एक ही खामी है कि मेरे को पढ़ना लिखना नहीं आया। मैंने बोला देखो आपको पढ़ना लिखना सीखना है तो अभी उम्र बीत नहीं गई है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सही बात। लाइब्रेरी में जयसिंह भाई है, वो जो भी लड़की या लड़का आता है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो उनको वो सिखाते हैं। 2 महीने में शांति पढ़ के गई, और उसका निबंध में या फिर पब्लिक स्पीकिंग दोनों में से एक में उसका अवार्ड मिला था। वो बोल रही है, मैं जब उसका इंटरव्यू कर रही थी तो बोल रही कि मेरा यूनिवर्सिटी DSK है, क्योंकि मैं कॉलेज नहीं गई, मैं स्कूल नहीं गई, लेकिन मुझे डिग्री भी, सर्टिफिकेट भी यहाँ से मिला, और मेरा जो अनुभव है वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती कि मैंने सिलाई का काम सीखा है, तो मैं मरूंगी तब तक ये मुझे याद है और दूसरों को भी सिखाऊंगी। That's the true transformation of lives. That's really nice. तो ये प्रेयर हॉल है। और प्रेयर क्या? प्रेयर वो सुबह वाला प्रार्थना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। हाँ, मन का विश्वास कमजोर होना। तो यहाँ पे मन को मजबूत बनाने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, और उसके साथ साथ अपने अंदर भीतर झांकते हैं, बराबर, क्योंकि बुद्ध ने भी बोला है कि अपा दीपो भव, तो फिर आपको अपने अंदर ही झांक के प्रकाशित होना है। तो ये प्रेयर हॉल है, असेंबली हॉल भी है, कभी मीटिंग वगैरह होता है, और विदाई भी होती है तो कॉन्वोकेशन भी इधर होता है। यहाँ पे आप कुछ पेंटिंग्स देख रहे हैं जी। वो सारी पेंटिंग्स है, उसमें पूरा आप देखेंगे कि किस तरह से जो कास्ट सिस्टम है वो इक्वालिटी को तोड़ता है, वो सोशल जस्टिस को तोड़ता है, तो वो लेबर को किस तरह से परेशान करता है, मतलब ये पूरी चीज़ें इसमें आती है। तो जैसे कि आप फला जाति से है तो फला ही काम आपका है, बराबर, तो उसमें से निकल के ये सारी चीज़ें हुई है। जो मेन होल है जिसमें गटर में उतरते लोग वाल्मीकि समुदाय से जो सफाई काम करते हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग का, तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं, तो वो सारी चीज़ों का यहाँ पे पेंटिंग बनाया है। ये जूलियट सिग्नियस करके अमेरिका से एक महिला आए थे, और उन्होंने यहाँ की जो जाति व्यवस्था है उसके ऊपर पूरे पेंटिंग्स बनाए हैं। अच्छा, ये अमेरिका के लोग तो आके बना भी ले रहे हैं, यहाँ के लोगों को नहीं दिखता ये सब। और ये है कि हमारे गले में जाति के तौर पे आपने झाड़ू बांध दिया, कुल्लड़ बांध दिया, लेकिन जब आपको महिला है और वो दलित है, उसके साथ रेप करने में आपको आपका धर्म आड़े नहीं आता, तब आप अशुद्ध नहीं हो जाते, तब आप पवित्र नहीं हो जाते। तो बहुत ही संदेशपूर्ण पेंटिंग्स हैं इनमें, कास्ट की एट्रोसिटी से जुड़ी हुई चीज़ें भी, और साथ साथ उस धिक्कार वाली व्यवस्था के बारे में भी जिक्र है। और ये
फुले साहब हैं। जी, और वो उनका स्कूल है बच्चियों के लिए खुला, तो उसके बारे में भी सबको बताना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात में 2013 से शुरू हुआ, जब मैंने खुद सावित्री के शो किए थे, मैं खुद सावित्री फुले बनी थी। अच्छा जी, और 33 शो किए थे और गांव में 10,000 लोगों तक हमने इस बात को पहुंचाया। तो ये उनका स्कूल और उसके बारे में भी लोगों को अभी भी जानकारी नहीं है। और ये भारत का पहला लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले हमारे राष्ट्रपिता फुले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, जिनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस वो लोग नहीं मनाते और इधर बाबा साहब की तस्वीर है। तो 6 दिसंबर को यहाँ पे हमने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, तो इसी 6 दिसंबर को ये चित्र यहाँ पे स्टिकर लगा है। और उसके साथ साथ गुजरात के 500 लोग यहाँ पर आए थे रक्तदान करने के लिए। तो रक्त बंधुता कार्यक्रम हमने उसका नाम दिया था कि रक्त लेने के टाइम पे किसी को जात आड़े नहीं आती है, तो रक्त ही एक बंधुता है और वो मैसेज देता है। तो 204 लोगों ने रक्तदान किया। तब हमें ये भी पता चला कि हमारे समाज में कुपोषित का आंकड़ा जो महिलाओं में आता है वो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी 100 महिलाओं ने भी रक्तदान किया था। तो हर प्रोग्राम को हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि लोगों को एक अच्छा मैसेज भी जाए और उसके साथ साथ लोगों में से ये जो गंदी मानसिकता है वो भी बाहर निकले। तो सिर्फ आलोचना नहीं, कि जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि हाँ, सिर्फ कि फलाई आलोचना खराब करते है, रहे, खराब करते रहे, कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव काम भी। जी जी बिल्कुल। और ये भी पूरा इतिहास है, तो हिस्ट्री सबको याद होना चाहिए। बराबर। और ये हमारा जाति व्यवस्था का पूरा मुख से पैदा हुए, बाजुओं से पैदा हुए, जांघों से पैदा हुए और ये पैरों से पैदा हुए। तो बाय बर्थ, बाय ऑक्यूपेशन, बाय कलर सेपरेशन। तो उन्होंने अमेरिका को भी इसमें जोड़ा है कि वहाँ पे रंग भेद है, बराबर, और यहाँ पे जाति भेद है। इसाबेल विल्करसन एक अमेरिकन लेखिका हैं, उन्होंने कास्ट, ओरिजिन ऑफ कास्ट करके बड़ी शानदार किताब लिखी है। और उन्होंने अपनी किताब में जो वहाँ का ब्लैक मूवमेंट है, जो नस्लवाद है, उसके कंटेक्स्ट में और फिर जाति को जोड़ा है। तो वो कहती हैं कि जो रेसिज्म है, जो नस्ल है, नस्लवाद है, वो स्किन है और जाति उसकी हड्डी है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो बराबर है। और अब तो अमेरिका में भी जातिवाद फैला दिया इन लोगों ने, लगातार ऐसी घटनाएं आती हैं कि वहाँ पर भी जातिवाद फैला रहे हैं। ये क्या भीमा कोरेगांव जब बाबा साहेब बच्चे थे गए थे? जी बिल्कुल, पानी जो गाड़ी से उनको उतार गया था। और डबल पैसा चार्ज करोगे तभी आप, और खुद चलानी है बैलगाड़ी, तो वो चित्र है। ये संघर्ष जो है आज भी हमारे लोग कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी संघर्ष को जी रहे थे जी, और वो आज भी हमारे सबके साथ ही है। लगातार इस तरह की घटनाएं बस थोड़ा रूप बदला है। और ये फ्रॉम पेन टू पावर, तो कुछ महिलाएं हैं, गुलाब गैंग, तो उसका एक पूरा यहाँ पे जिक्र किया गया है। ठीक है। और ये बिहार से कुछ महिलाएं आई थी और गोदना पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग जो होती है, तो उसके बारे में इन्होंने पूरा बाबा साहब का जो पूरा लाइफ है उसके ऊपर ये सब बनाया हुआ है कि पानी पीना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि गांव के लोगों ने भी एक बार उनको पीटा था। तो उस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं पूरी, कि उनको किस तरह से पूरा उनके लाइफ के बारे में छोटे छोटे उदाहरण के तौर पे दिया है। तो उन्हीं के जिंदगी के जो एपिसोड्स हैं उनको पेंटिंग के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। ये संभवतः ये बच्चे को गोद में रख के जो उनका बच्चा देहांत हो गया था उनके बच्चे का, तो उस बारे में है। तो उनकी ज़िंदगी के कुछ छोटे छोटे किस्से हैं। ये बैलगाड़ी है जो भीमा कोरेगांव का जिक्र कर रहे थे। ये महाड़ का होगा शायद। हाँ। ये महाड़ वाला बैलगाड़ी से उतार के उन्हें परेशान किया गया। महाड़ वाला नहीं है, उधर भीमा कोरेगांव वाला, भीमा कोरेगांव उनसे हटाया गया वहाँ से उनको। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, दिस इज रियली नाइस और बहुत क्रिएटिव भी है। तो कला तो हमारे लोगों में भरी हुई है, जो लोग मेरिट की दुहाई देते हैं ना, और वहाँ पे ये मेरिट, जी बिल्कुल, वहाँ पे उनको इतना नहीं दिया जाता था पैसा। तो हमने बोला कि हम आपको काम देते हैं और आप उसके ऊपर, तो बाबा साहब के पूरे जीवन के जो सारे अनुभव है, जो किस्से हैं, वो किस्सों को हमने उनको स्टोरी के फॉर्म में मार्टिन भाई ने सुनाया और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर ये गोदना पेंटिंग करी। तो इमेजिन किया और फिर उसको बनाया। तो दिस इज
वेरी नाइस एंड क्रिएटिव। और ये हमारे पुरखे सारे के सारे हाँ जी। तो बहुत इंस्पायरिंग है और ऊर्जा भी है। यहाँ पे मिलते हैं तो संघर्ष की कहानियाँ भी मिल रही हैं और प्रेरणा की कहानियाँ भी मिल रही हैं कि कैसे हम उस संघर्ष को, मोदी कहते हैं ना, आपदा को अवसर में बदल दो। आप बोलेंगे बार बार मोदी का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हम लोग गुजरात चुनाव यात्रा पे हैं और पॉलिटिकल है सारा का सारा, तो बिना पॉलिटिकल चीज़ों को कनेक्ट किए तो कोई चीज़ें हो नहीं सकती। तो जो भारत में आज भी मतलब जो स्थिति है गरीबों की या दलितों की, तो ज़्यादातर इंसान मतलब इधर से उधर माइग्रेशन में ही उसकी पूरी चली जाती है। और किसके लिए? 2 वक्त की रोटी के लिए। उसको महल नहीं जब चाहिए। कोरोना आया तो लाखों लाखों लोग ऐसे माइग्रेट करते रहे बिना घर बार के। तो ये उसका भी एक चित्र है यहाँ पर। और हमारे तथागत बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कटआउट है, अलग अलग उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए प्रसंग और उनके चित्र। तो यहाँ आकर मतलब एक आपको बहुत शानदार अनुभव होगा, अच्छा लगेगा जब आप इधर आएंगे। मोमबत्ती है, वो कैंडल जला बना हाँ, हुआ है। वो मनुस्मृति का वहाँ पे पूरा चित्र है। तो उसको जलाने वाला आप हाँ, वो वहाँ पे पूरा वो करवाया गया है। बनाया हुआ। तो मनुस्मृति जिस ग्रंथ ने हमको इंसान ही नहीं माना, गुलाम बताया, उसको जला दिया और आज भी जला देना चाहिए। लेकिन फिर भी वो भारत में छपती हैं। हम जरा सी बात कोई बोल दे तो बोलते हैं हमारी धार्मिक भावना यहाँ तो गई, और हमारे बारे में वहाँ क्या क्या लिखा हुआ है जिसको आप छाप के बेच रहे हैं, हमारी भावनाओं का कोई वैल्यू नहीं। और ये जो बाबा साहब का सिक्का बना है, जो दिल्ली तक जाते जाते रोक लिया गया। तो पहले सोचा था कि सिक्का ऐसे बनेगा, और फिर देखा कि जो पीतल से बनना है तो इतने सारे अगर रखते हैं तो बहुत टाइमिंग चला जाएगा। और फिर सबका एक पूरा जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो निकल के नहीं आएगा, क्योंकि सभी लोग इन लोगों को नहीं जानते हैं। जो इनके बारे में पढ़े हैं वही उनको जानते हैं। तो इसीलिए फिर ये किया गया और उसके बाद फाइनली जो सिक्का हमारे पास है वो बनवाया गया। जो पढ़े लिखे नहीं है उनको पढ़ाने का काम वो करते हैं। अच्छा। और जी हाँ, अभी मेरा ही वीडियो देख रहे थे और मैं आ गया आपके सामने। जादू। तो जयसिंह भाई को ही पूछिए, बताएं कैसे हैं, वही बताएंगे। तो जयसिंह भाई, हम घूम रहे हैं कैंपस आपका, इतना खूबसूरत कैंपस है, आप क्या भूमिका निभाते हैं यहाँ पे? मैं यहाँ लाइब्रेरियन हूँ, और हाँ, इसके अलावा डीएसके का सारे स्टूडेंट आते हैं उसका डेटा रखता हूँ। कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है तो उसको पढ़ाता हूँ। उसको पढ़ाते हैं? हाँ। अरे वाह। पढ़ना लिखना सिखाता हूँ। पढ़ना लिखना सिखाते हैं। और प्रार्थना हर रोज़ शाम को मार्टिन भाई लेते हैं, तो उसमें कौन से विषय पर पठन करना है तो उसके बारे में तय करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं कैसे पढ़ना है। कब से आप यहाँ, कितना समय हो गया? यहाँ 17वां वर्ष चल रहा है। 17 साल से काम कर रहे हैं। तो ये तो आप कहें कि ये बहुत शानदार काम कर रहे हैं, इसके लिए बधाई आपको। समाज के लोगों को असली मिशन पेबैक सोसाइटी तो यही है, सिखाना। थैंक यू। तो कितने बच्चे आ चुके होंगे आपके सामने 17 साल में? तो मुझे लगता है हजारों बच्चे। इसके में तो अभी तक 10,500 से ज़्यादा लड़के लड़कियाँ पढ़ के गए हैं। इसमें से 58% से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ के गई है और बाकी लड़के हैं। 58% लड़कियाँ? हाँ। तो एम्पावरमेंट भी उनका पूरा इस तरह से बढ़िया। तो आप यहीं के रहने वाले हैं, गुजरात के या बाहर से हैं? मैं गुजरात से हूँ, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट से। सुरेंद्र नगर से आप यहाँ पे हैं। हाँ, और कुछ बात बताना चाहें आप इस दलित शक्ति केंद्र के बारे में कि ये संस्थान कितना अच्छा है, या कोई हमको कोई याद आप साझा करें अपने के साथ? अच्छा, डीएसके में अधिकतर जो बच्चे आते हैं वो गरीब होते हैं और ऐसे होते हैं कि जिनके साथ छुआछूत होती है, और स्कूलों में जो बच्चियों के साथ भेदभाव होता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो शहरी कक्षा से आते हैं, तो उनको अगर नहीं पता होता है तो हम उनको उनके घर की जो परिस्थिति है उसके बारे में पूछते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये जो लिंग भेद होता है वो भी घर में भी होता है, लेकिन हमें अभी तक नज़र में नहीं आता था, हमको दिखाई नहीं देता था। तो ये एक बात है। दूसरी बात है कि
यहाँ आने के बाद जो हर रोज़ धीरे धीरे हम उसकी उनको मोटिवेशन करने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत में जब आते हैं तो ऐसे नीचे नीचे मुंडी रख के चलते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े मतलब कि समय बीतता है तो इन सब में इतना आत्मविश्वास आ जाता है कि उनको देख के हम सब बहुत खुश होते हैं। सारी लड़ाई हमारी आत्मविश्वास की तो है। वही तो है। सारी लड़ाई आत्मविश्वास की और है तो पुस्तक का अवार्ड पुस्त- रखते हैं। डीएसके में एक कंपटीशन होती है लाइब्रेरी मतलब किताब के संबंधित, उसको बोलते हैं बुक रीडिंग कंपटीशन। तो हर रोज़ विद्यार्थी अपने मनपसंद किताब पढ़ते हैं। उसमें से हमने यहाँ 5 मेरे हिसाब से प्रश्न रखे हैं कि उनको उसमें कितनी समझ है, तो किताब में से क्या सीख मिली है, क्या अच्छा लगा है, क्या अच्छा नहीं लगा है, जो नहीं अच्छा लगा वहाँ आपका सुझाव क्या है, आप क्या मानते हो कि वहाँ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। और जब आप किताब पढ़ते हो तो किताब पढ़ते वक्त आपके मन में कोई सवाल होते हैं तो वो उसके बारे में लिख के मुझे देते हैं और इसको मैं फिर चेक करता हूँ और उसमें से मार्किंग करके फिर जब कंपटीशन बैच 2 महीने का होता है तो 15 दिन पहले कंपटीशन होता है। फिर उसको कंपटीशन में एक एक व्यक्ति को बुलाया जाता है जिन्होंने किताब पढ़ा है उसका। तो उसमें इंदु दीदी या मार्टिन भाई वहाँ अधिकतर होते हैं और फिर एक एक को पूछा जाता है कि आपने जो किताब पढ़ी है ना, तो उसमें क्या अच्छा लगा है, आप किताब कैसे चयन करते हो। इन शॉर्ट उनको ये निकालने के लिए कोशिश करते हैं कि किताब में से वो क्या समझते हैं, किताब से हमारा जीवन से क्या ताल्लुक़ है, क्या वो किताब में लिखा है वैसा हमारे जीवन में, हमारे घर में, समाज में बनता है कि नहीं बनता है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या ऐसे ही काल्पनिक किताब है। तो उससे उनकी समझ को हम समझने की कोशिश करते हैं। निखारने की। आसानी होती हाँ। है उनकी। तो जयसिंह भाई, आप कौन कौन सी किताबें रखते हैं और क्या मतलब सिलेक्शन का क्या पैमाना है, कैसे आप किताब सेलेक्ट करते देखो, अधिकतर किताबें जो छोटे बच्चे होते हैं मतलब कि कहानी वाली कहानी लगती है छोटे बच्चों की, लेकिन उसमें इतना बड़ा संदेश होता है। ये सारी किताब यहाँ डायरेक्ट नहीं रखा है, मार्टिन भाई ने सब किताब पढ़ी है। जो किताब में अंधविश्वास है, समाज में छुआछूत को बढ़ावा देता है, ऐसी कोई किताब नहीं रखी, उसको रिजेक्ट करके हमने निकाल दिया है ना। तो समाज उत्कर्ष के लिए, जागृति के लिए, स्वावलंबन के लिए, लिंग भेद को ख़त्म करने के लिए क्या क्या किया जाए और उसके लिए अच्छी सुझाव वाली किताब कौन कौन सी है, ऐसी किताबें चुन के हमने रखा है। गुजराती है, हिंदी है, इंग्लिश है, कुछ उड़िया है, थोड़ी मराठी भी है ना। तो पूरे भारत में से जो बच्चे आते हैं उनके लिए ये किताबें हैं। करीबन 3000 से ज़्यादा किताबें हैं। 3000 से ज़्यादा हाँ। किताब। और बाबा साहब के सारे ग्रंथ भी है। बाबा साहब की राइटिंग्स भी अवेलेबल है, तो हमारे पुरखों का तो होगा ही, जब उनका विचार है तो उनकी किताबें भी होंगी। बहुत शानदार बनाया आप लोगों ने और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। और बहुत खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और चुनाव ही सही, हम लोग इस बहाने मिल जाते हैं सब लोग, तो अच्छा लगता है। ये कैंपस जो है ये हमेशा खुला रहता है, ये पूरा कैंपस जो है आप लोगों का? सोने के लिए जाते हैं तब लाइब्रेरी बंद होती है, तब तक नहीं जाते, नहीं बंद होती है। और अगर कहीं यहाँ आपका कभी दरवाज़ा नहीं बंद करते हैं, जिनको आना है बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आपकी तो जिम्मेदारी बढ़ जाती होगी, काम बढ़ जाता है। तो अंदर रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि अब मेरी ड्यूटी ख़त्म होती है, नहीं होती है ना। अगर बीमार है कोई और यहाँ दवाई रखता हूँ, रात को 12-1 बजे अगर कोई आता है कि जयसिंह भाई दवाई चाहिए, तो मेरा बगल में ही रूम है, सोता हूँ तो वहाँ से उठ के आता हूँ। ऐसे ये डीएसके में भी हमें जितने भी रहते हैं है ना, कब जब भी घंटी बजे अलर्ट। अलर्ट। कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह 18-18 घंटे काम करते हैं। जी बिल्कुल, हम कहते नहीं है, हम करते हैं। कहना और करना उसमें बहुत फर्क होता है ना। क्योंकि मैं करता हूँ ऐसा कहूँ ना, तब तक लोगों को नहीं पता होता है, लोग तब विश्वास नहीं करेंगे, लोग कहेंगे हाँ वो करते हैं, तब सही होता है, तब सही होता है ना। बिल्कुल। और बहुत अच्छा अनुभव है यहाँ पे, आप देखें अलग अलग किताबें हैं, पेंटिंग्स लगी हुई हैं और किताबों का सिलेक्शन भी ये लोग बड़े ध्यान से करते हैं कि एक भी पन्ने पे एक ऐसा शब्द ना हो जो
अंधश्रद्धा को बढ़ावा दें, पाखंड को बढ़ावा दें, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, ये जो चित्र पेंटिंग देखते हो तो हमारे जो स्टूडेंट आते हैं वो अपने हिसाब से, अगर उनके पास अच्छी स्किल है तो हम ऐसा प्रयत्न करते हैं कि आप भी बनाओ, है ना, कि आपकी एक स्किल आगे बढ़े। आगे बढ़े। तो ये लड़कियां जो आती है उसमें से 2 लड़कियों ने बनाया है स्किल। बहुत खूबसूरत है, हम देख रहे थे अलग अलग जगह पे। लाइब्रेरी को लेकर हमारा एक प्रोग्राम भी है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ से वापस जाते हैं तो वो लोग वहाँ पे अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, जहाँ पे भी रहते हैं, वहाँ के जितने भी बच्चे हैं उसको 1 घंटा पढ़ाएंगे। अच्छा। तो यहाँ से हम उसको किताबों का पूरा सेट देते हैं। वो सेट लेके वो जाते हैं और एवरी डे का उनका ये है कि भाई आपको 1 घंटा तो बच्चों के साथ बिताना ही बिताना है। तो क्या है ना कि यूथ के साथ हम काम कर रहे हैं लेकिन हर एक बच्चे के घर तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो बच्चों के साथ कौन पहुंचेगा? वहाँ के जो लोकल है, जो यहाँ से थोड़ा बहुत सीख के गए हैं, तो वो बच्चों के अंदर अगर बचपन से ही आना शुरू होता है तो शायद वो जब 18 के होंगे तब तक उसको बाद में ये सोचने या सीखने के लिए इधर नहीं आना पड़ेगा। तो इंदु, आप जैसे यहाँ से जो बच्चे पढ़ के जाते हैं वो 2 महीने का बता रहे कोर्स वो चेक करके चले जाते हैं, फिर उनके साथ कैसे कनेक्टेड रहते हैं? क्योंकि बहुत बार मुश्किल हो जाता है कि एक बार बच्चे पास आउट हो गए, चले गए, तो उनको उस विचार के साथ, उस परंपरा के साथ जोड़ के रखा जाए। हाउ डू यू मैनेज एंड आप कैसे उनके साथ तालमेल बैठाते हैं? तो देखिए ऐसा है, यहाँ पे जो भी आता है ना, शुरुआत में उसको बहुत कठिन लगता है। बोलते हैं कि आर्मी से भी खतरनाक आप लोग हो, मतलब ऐसी ट्रेनिंग देते हो, क्योंकि लड़कों को खास यहाँ पे कठिन लगता है क्योंकि यहाँ पे सारे काम अपने आप करने हैं। तो जिसने कभी थाली को हाथ धुलने के बाद ऐसे तक नहीं किया, उसको अपनी थाली खुद धुलनी है, अपने कपड़े खुद धुलने हैं, रोटी भी खुद बनानी है, सब्जी भी, मतलब तो जितनी भी एक्टिविटी है वो तो करनी है। और उसके साथ साथ अपना टाइम टेबल है, तो सुबह 5 बजे उठना है, 1 घंटा एक्सरसाइज होता है। उसके बाद ये पूरा कैंपस आपने देखा पूरा 14 बीघा में है, वो पूरा जो कैंपस है उसमें कोई सफाई कामदार नहीं, क्योंकि हम मानते हैं कि हम उसके खिलाफ लड़त दे रहे हैं तो फिर हम हमारे ही भाइयों से क्यों कचरा उठवाए। तो सबको मैंने गंदा किया है तो साफ करने की जिम्मेदारी मेरी। तो चाहे ऑफिस हो या फिर टॉयलेट हो या फिर जो क्लासेस है, सबको अपने आप करना है। तो ये एक उनमें आता है आत्मनिर्भर, अपने आप भी हो जाते हैं। तो काफ़ी बार लड़के बोलते हैं कि दीदी एक चीज़ हो गया कि आए तब थोड़ा लगता था कि भाई टिक पाएंगे या नहीं, क्योंकि मोबाइल भी यहाँ पे नहीं रखने देते। अच्छा। हफ्ते में एक बार 1 घंटे के लिए अलाउड है। तो बोलते हैं कि रोटियां और सब्जी और ये सब पकाना आ गया है, अपने कपड़े भी खुद धुलना आ गया है। अगर बीवी कभी बोलेगी कि मायके चले जाना है तो बोलेंगे आराम से जाओ, मैं आत्मनिर्भर हूँ। तो ऐसे भी होता है कि एक अच्छी बात भी लड़कों में भी आती है। पीरियड्स के बारे में उनको नहीं पता होता है। इवन लड़कियों को भी ज़्यादातर कि हाइजीन के मामले में नहीं पता होता है, स्वच्छता क्या है, ये सब। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम पूरा बॉडी का उनको स्ट्रक्चर समझाते हैं और उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें भी समझाते हैं कि समाज में रहते आप शादी करेंगे, बच्चे भी होंगे, तो आप दोनों का रिश्ता किस तरह का होना चाहिए और उनकी जब परेशानी है उस समय आपको उसके साथ किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए। मेनोपॉज आता है, 40 की भी उम्र की महिलाएं आती हैं, तो हमको ये सारी चीज़ें भी उनको सिखाते हैं, क्योंकि सिर्फ सिलाई या सिर्फ रोज़गारी देना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये भी है कि जब आप मानसिक स्वस्थ है, फिर शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तभी आप कुछ अच्छा कर पाए, समाज के लिए कर पाएंगे। सही बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं कि भाई 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, अगर आप गुटखा या मसाला खाते हो तो फिर क्या होगा। तो ये पूरा ये देख सकते हो, इस तरह का पूरे बहुत सारे शेप बनाए हैं और इसके बारे में पेट में अनाप शनाप खाते हैं तो फिर क्या दिक्कतें आएगी, तो उसके बारे में बच्चा ये ऑलरेडी जो साइज़ होती है वो जब पैदा होता है तो वो भी बताते हैं। और लड़का होगा या लड़की वो किस पे निर्भर करता है उसके बारे में भी जानकारी देती है, क्योंकि ज़्यादातर फिर महिलाओं को बांझ कहा जाता है या फिर बोलते हैं कि इसको बेटा नहीं हो रहा है, बेटियां पैदा करते जी, हैं। तो वो अपने आप को कोसती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो ये पूरा ये जो यूटेरस है और हमने बहुत सारी है ना NGO को भी ये मॉडल दिए हैं कि आप ये गर्भाशय है और कैसे वो अंदर खून जमता है और कैसे बीज बनता है, वो सारी चीज़ें भी उनको सिखाते हैं ताकि उसको नॉलेज हो। हमारे समाज में ये है कि
शरीर का मुद्दा आएगा तो फिर सबको लगेगा कि ये बेशरम वाले सवाल करते हो, लेकिन वही चीज़ उसको नहीं पता है, उसकी वजह से भी ज़्यादातर कितना प्रॉब्लम्स बीमारियां हो जाती हैं, कितना कुछ उनको तो झेलना ये पड़ता सारी है। चीज़ें भी हम साथ में सिखाते हैं। और मंगलवार को यहाँ पे छुट्टी होती है क्योंकि मंगलवार को लाइट जीईबी से कट जाती है, तो हम किसी का क्लास बिगड़े ना उसके लिए संडे को क्लास चालू रखते हैं और मंगलवार को छुट्टी रखते हैं। तो उस दिन सबका लॉ का क्लास चलता है, तो एडवोकेट आते हैं और वो भी सोशल वर्कर भी होते हैं, तो फिर वो आकर पूरा संविधान पढ़ाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट है वो भी पढ़ाते हैं, FIR कैसे करनी है लिखना, वो सारी चीज़ें भी सिखाते हैं। हम किचन की ओर प्रयाण करेंगे यहाँ अभी से। मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके, थैंक यू। चाय पिया? ठीक है, हम थोड़ा पी लेंगे। हाँ, अभी हम लोग जा रहे हैं किचन किचन तरफ। की ओर जाएंगे। तो खाना बता रहे थे कि लोगों को खुद बनाना पड़ता है। जी, एक मौसी है और उनके साथ हेल्प में भी होते हैं, लेकिन जैसे सब्जी काटना तो वो स्टूडेंट्स को करना है और रोटी बनाना भी उनको करना होता है। जी, चावल सब्जी और दाल मौसी पकाते हैं और कभी तो कभार बेसिकली एक तरीके की ट्रेनिंग है कि आप सीख जाएं काम को, और फिर और किसी तरीके से पूरे जेंडर self-dependent। सेंसिटाइजेशन भी होता है, जी। क्योंकि हमारे दलितों के साथ में दिक्कत ये होती है, दलित बैकग्राउंड से आने वाले लोगों को, कि उनको कास्ट तो दिखाई देता है कि कास्ट होता है, बट पेट्रियार की नजर नहीं आती उनको। जी। तो हम अपने साथ तो भेदभाव को बता देते हैं, लेकिन लैंगिक आधार पे हम जो भेदभाव करते हैं हमारे ही घर में वो बहुत नेचुरल सा हमको कभी कभी लग जाता है। लग जाता है। तो ये किचन है, सॉरी डाइनिंग हॉल। दरवाजा खोलूं? नहीं, ठीक ठीक है। और यहाँ पे भी सबको सेल्फ सर्विस है। अच्छा। एक ही चीज़ यहाँ पे है कि खाना बिगाड़ना किसी को भी अलाउड नहीं है। तो बताते हैं कि भाई आप हर एक राज्य से अलग अलग हैं, तो थोड़ा देख लीजिएगा, पहले चख लो, अच्छा लगे तो फिर लो। हाँ, RO की वहाँ पे मशीन लगी हुई है क्योंकि यहाँ का जो पानी है उसमें सॉल्ट बहुत है, Salt बहुत तो उसकी वजह से। और चाय बन गई। तो ये किचन है, आटे बांधने का वो मशीन है, क्योंकि कभी कभी 25-30 किलो आटा बांधना होता है, तो उसकी वजह से नहीं कर पाए या कर पाए तो मशीन भी है, और रोटी सेकने की भी मशीन यहाँ पे है। ये हमारी मौसी है जो खाना पकाते हैं। जी। तो आपने सब इंतजाम किए हुए हैं यहाँ पर, सब खाना पीने की भी कोई कमी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये भी करते हैं कि हर एक का आप चाय पियेंगे? मैं चाय पियेंगे कि पीऊंगा। कॉफी? आप ले खुद बनानी पड़ेगी? ना, वो बनाते बन गई है। अच्छा, तो हमारे लिए ये चाय बन रही है, बाकी सब लोग खुद बनाते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। तो सब इंतजाम है यहाँ पर, तो बस आपको आना है और अपनी इच्छा शक्ति से सीखना है। जी। तो हम लोग अभी इस कैंपस में घूम रहे हैं। 13 बीघे में फैला हुआ कैंपस है, काफ़ी बड़ा है, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ती हैं अलग अलग इलाकों से, कुछ वोकेशनल कोर्सेज करने आई हैं। अभी वो क्योंकि शाम है तो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ कुछ कर रही हैं। जी। तो यहाँ पे जो वोकेशनल स्किल है उसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी भार दिया जाता है कि आपको पब्लिकली बोलना आना चाहिए, अच्छे से लिखना आना चाहिए, तो डायरी लिखते हैं, ऐसे राइटिंग करवाते हैं, आपके विचारों को बढ़ाना है तो बुक रीडिंग करते हैं, व्हाट एन आइडिया में वो बिजनेस मॉडल पूरा रजू करते हैं। तो उसी तरह स्पोर्ट्स का भी होता है कि आप फिजिकली भी थोड़े फिट होने चाहिए। बिल्कुल। तो शाम को, क्योंकि सुबह 8 से लेके 5 बजे 7.5 घंटे इनके क्लासेस में ही जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर 5 बजे के बाद इनको कैंपस में मतलब थोड़ा सफाई का है या घास निकालना है, वो भी एक्टिविटी होती है, क्योंकि कैंपस उनका है, खेलना उनको है, तो वो भी करना है। सफाई का काम। और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स होता है, तो 10 खेल होते हैं और उसमें वो हिस्सा लेते हैं, और उसमें जो अव्वल नंबर पे आते हैं पूरी मार्किंग के बाद, तो उसको स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का अवार्ड भी दिया जाता है। अरे वाह। वाह। तो देखें आप, ये जो छात्राएं हैं ये अपना स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करते हुए, तो फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए, तो खासकर ताकि सेल्फ डिफेंस भी वो कर सकें और मजबूत रहें।
तो एक कंप्लीट पैकेज है यहाँ पे, मतलब एक बार आ जाओ फिर जो है सर्वगुण संपन्न हो जाएगा। दिक्कतें बहुत आती है, मतलब डायरियों में भी हमें मिलता है कि ये क्या जो सीखने आए वो नहीं सिखाते। हम तो भाई सिलाई मशीन सीखने आए थे, यहाँ पे तो कूद भी करवाते हैं, यहाँ पे तो बोलना भी 3 मिनट बुलाते भी हैं। तो ऐसे भी जब फोन घर पे करते हैं तो बात करते हैं कि हमको तो सिलाई ही पता था, लेकिन यहाँ पे कानून भी सिखाते हैं। उसका हम क्या करेंगे। ऐसा। रीना उत्तराखंड से है, आप ही पूछ लो क्या करती है। और हेलो रीना, जय भीम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ आप उत्तराखंड से आई हैं? जी। यहाँ के लोग उत्तराखंड जाते हैं, आप उधर से इधर आइए। हाँ, मुझे यहाँ एक्चुअली मैं स्टूडेंट थी 2016 में, मैंने पुलिस ट्रेनिंग किया है यहाँ पे। फिर मुझे यहाँ अच्छा लगा तो और फिर मैं यहीं रह गई। अच्छा, तो आप यहाँ पे अभी मदद करती हैं, स्टाफ में काम करती हैं? जी, मैं अभी हाल में तो ब्यूटी पार्लर सिखा रही हूँ और पुलिस ट्रेनिंग की ट्रेनिंग भी करवाती हूँ, स्पोर्ट्स, सुबह में एक्सरसाइज और हॉस्टल मेंटेनेंस। पुलिस ट्रेनिंग में मतलब अगर किसी को पुलिस की भर्ती में जाना हो, हाँ, तो Yes. फिजिकल मापदंड होते हैं उसकी ट्रेनिंग मिलती है? जी, मैदान जैसे हाई जंप हो गया, रनिंग होती है, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, ये सारी एक्टिविटी होती है। तो कुछ आपके स्टूडेंट्स भर्ती हुए हैं पुलिस में? जी, अभी कुछ तैयारी कर रहे हैं, जैसे जैसे भर्तियां निकलती है वैसे, और कुछ निकले हैं। और भर्तियां भी यहाँ बहुत कम आती है। अहमदाबाद में तो मैंने देखा कि इंदौर ट्रैफिक पुलिस भी प्राइवेट है। यहाँ तो होती भी है, पर हमारे उत्तराखंड में बुरे हाल है। 6 साल में इस बार एक भर्ती निकली होगी, महिलाओं की तो बहुत कम आती है। महिलाओं की भर्ती का ये रनिंग में जा चुकी है। हाँ, मेरा फिजिकल क्लियर हुआ, लेकिन अभी लिखित आपने वाला। पुलिस का फिजिकल क्लियर कर लिया? जी, 96 मेरे नंबर आए फिजिकल में 100 में से। तो यहाँ पे जो सीखा था उससे मदद मिली आपको? जी बिल्कुल मिली। हमें तो गांव में इतना सारा मैदान नहीं मिल पाता है, ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है। यहाँ के हमने बहुत कुछ सीखा। गांव वाले तो वैसे भी नहीं निकलने देते, किसकी बाहर बेटी कहाँ जा लड़कियों रही को है। तो खैर जाने ही नहीं देते। मेरे गांव से मैं पहली लड़की होंगी जो पहली बार बाहर निकली। उसके बाद काफी सारी लड़कियां अभी बाहर रहती है। तो ये रीना इस बात की गवाह हैं कि जो सीखा उससे क्या फायदा हुआ। आपका क्या नाम है? हेलो, मेरा नाम नीलू है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। आप मध्य प्रदेश से हाँ। हैं? मध्य प्रदेश में कहाँ से आई? मैं रीवा जिले से हूँ, मध्य प्रदेश में। रीवा से। तो आपने क्या सीखा यहाँ? मैं 15 मार्च 2017 में यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर एक के सीखने पीछे आई एक हो थी। जाना, फिर यहाँ दो पे लॉन्ग मेरे जंप बहुत और बढ़िया से करना, ठीक है? परफॉर्मेंस अच्छा रहा होगा तो मेरा फिर यहाँ पे सिलेक्शन हो इसी गया। में पकड़ तो के रख सकते हो। 2017 से मैं कंटिन्यू एज ए स्टाफ और कंप्यूटर टीचर के रूप में काम कर रही हूँ। इसके अलावा और भी जो भी यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे भी एक्सरसाइज हो गया, स्पोर्ट हो गया, और ऑफिशियली जो भी काम होते हैं तो उस पे हम लोग काम जो करते अच्छे भी कूद पाते वो आप कहाँ जब यहाँ आई थी उस समय आपको कंप्यूटर चलाना नहीं कैमरे आता में था? अच्छे आना नहीं चाहिए, आता पूरा था। दुनिया बल्कि देखेगी, मैं ठीक है? पीजीडी से मैं की बढ़िया थी। से कूदना। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, मैंने तो छोड़ दिया। जबकि मेरे पास लैपटॉप भी था, ठीक है। मतलब कंप्यूटर नहीं आता था, पर हो गया, मैंने खरीद लिया यूं ही कि शायद 2 साइड हो कुछ चीजें जाइए, होने से चलाने से सीख जाऊंगी। निकला है पर वो उसका ऐसे भी निकल मैंने जाएंगे, सिर्फ ठीक है? सॉन्ग दो साइड सुनने हो के लिए जाए। यूज किया, फिर धीरे, उसको भी धीरे। रख दिया। फिर ये हुआ कि मुझे यहाँ अहमदाबाद जाना है, दलित शक्ति केंद्र, और यहाँ के बारे में मैंने समझ बहुत हुआ सुना था कि कंप्यूटर्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, समझा कि एक लीडरशिप किस तरह से तैयार होती है, उसके बारे में वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो मुझे लगा मुझे जाना चाहिए, तो मैंने पीजीडी से छोड़ दिया और मैंने लैपटॉप मेरा लिया और मैं यहाँ आ गई। तो जिस तरीके से वाकई में ठीक है? यहाँ जो पे अच्छा लगा, नहीं लगा, बुरा लगा तो बुरा प्रैक्टिकली बोलना, और ठीक है? थ्योरिकली बोलना है। सिखाते हैं, तो वो बहुत बढ़िया लगा। हाँ, तो कोई बात नहीं, मतलब जल्दी से इसीलिए तो बुला समझ रहे में भी आया, तब मैंने लैपटॉप का मेरे उपयोग करना सीखा एक्चुअली। अच्छा, तो ऐसा। आप लैपटॉप खरीद के बैठी हुई थी कि अभी मैं सीखूं इसको, और फिर यहाँ से सीख लिया। तो कंप्यूटर की जब आपने ट्रेनिंग ली, उसको सीखने के बाद कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा आपको? कुछ बिल्कुल, कुछ और अच्छा लगा कि हाँ मैं हाँ, कि पता चला कि यानी कि मैं लैपटॉप जैसे तो उसका कम सीमित यूज करती थी, लेकिन जब फिर मुझे आया तो मैं बहुत सारे, जैसे मेरे असाइनमेंट हो गए कॉलेज के, फिर सारे काम मैंने खुद से करना सीखे। यहाँ तक कि मैंने जो भी कॉलेजेस मेरे प्रोजेक्ट होते तो मैंने खुद यहाँ से जाने के बाद मैंने बनाए। तो बल्कि कॉलेज में ये बोले कि वो है, आप लोग को बनाने की जरूरत नहीं, आप 1000 रुपए दे दो, हम सब दे देंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं मेरा खुद से बनाऊंगी। टोटली मैंने बनाया तो सबने 1000 रुपए दिए, पर उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं बना जितना मैंने बेहतरीन बनाया खुद से। उसके फ्रंट पेज मैंने डिजाइन के जो यहाँ से मैंने सीखा था, पेज कवर वगैरह। हाँ, तो ये प्लस पॉइंट रहा। जोर से, ओके। नॉलेज बढ़ी और
मैं यहाँ से कभी भी जाऊंगी तो मैं भी इस तरह से सेंटर खोलूंगी, वहाँ पे भी ऐसे ही शुरू करूंगी, ऐसा एज मतलब इन फ्यूचर में। वाह क्या ऐसा बात है, ये सबसे बढ़िया चीज़ कि जो सीख लिया है अब दूसरों को सिखाना है। हाँ, क्या है बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, तो वहीं पे इस तरह से हम लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि DSK एक है लेकिन हम चाहते हैं इस तरह से हर जगह हो। तो जिस तरह से हम यहाँ बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, तो अगर अलग अलग जगह में जो बच्चे यहाँ नहीं आ पा रहे हैं वो ट्रेंड होंगे तो एक प्लस पॉइंट होगा। बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीखेंगे यहाँ से जाने को, और सीखते भी है। जो इनमें 2 महीनों में बदलाव आता है, तो मुझे नहीं लगता कि हम पूरी लाइफ को जी लेते हैं उसके बाद बदलाव आता है। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे फील किया ना, असल लाइफ क्या होती है ज़िंदगी, तो मैंने घर में फील नहीं किया था। जो मैं शायद मैं 28 ईयर्स की थी तब मैं यहाँ आई थी, लेकिन उन 2 महीनों में मेरे इतना बदलाव आया कि मुझे लगा कि मैंने बहुत कुछ एक्चुअली वेस्ट कर दिया है अभी तक। जो मैं मतलब व्यक्तिगत बताती हूँ, यहाँ पे खास तौर से जो प्रेयर टाइम होता है मार्टिन भाई के साथ या फिर इंदू दीदी के साथ और भी स्टाफ के साथ में, तो यानी वो बहुत बढ़िया टाइमिंग होता है आपको खुद से जानने का, खुद से बात करने का। बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो अच्छा। हम जब छोटे थे तब कहानी आती थी, लिलीपुट का आती थी ऐसे गुजराती में। तो वो पूरा बॉडी म्यूजियम बनाने का एक प्लान था। हालांकि वो अभी पूरा नहीं हो पाया है, कुछ पैसों की वजह से भी, और दूसरा कि ऐसे कारीगर नहीं मिल रहे जो अच्छा। उसको करना चाहे। क्योंकि अभी क्या होता है कि लोगों को आसान वाला जो होता है और उसमें अगर पैसा फटाक से मिल जाता है तो ये दिमागी काम क्यों फिर वो करना। और इसमें मेहनत भी बहुत है, क्योंकि हमने जो लाइब्रेरी में स्पेयर पार्ट सारे देखे वो सारे इस बॉडी म्यूजियम में मतलब उससे 100 गुना, क्योंकि ये जो ह्यूमन बॉडी है वो 100 बाय 35 फीट लंबा है। तो एक हमारी ओरिजिनल बॉडी का जो होता है स्ट्रक्चर उससे 100 गुना बड़ा करके इसको बनाया है। तो उसके अंदर जो ऑर्गन्स रखे जाएंगे वो भी 100 गुना बड़े हैं। तो उसका व्यास, उसका त्रिज्या, ये सब नापना तो थोड़ा मैथमेटिकली बहुत डिफिकल्ट, और साइंटिफिकली हम बताना लोगों को चाहते थे कि बॉडी क्या है। अच्छा जी, और उसके कार्य क्या है, क्योंकि इसमें भी अंधश्रद्धाएं होती है कि बुखार आए तो टोना करेंगे, टोकता करेंगे, मिर्चा ये वो, तो वो भी एक था। और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो छुआछूत मुक्त भारत अभियान भीम रुदन कार्यक्रम जो हमने किया था जी, वो सिक्के के सामने हम खड़े हैं। एक देश एक राष्ट्र, और इस सिक्के को मैं अभी दूसरी बार देख रहा हूँ। इससे पहले जो है हम लोग शाहजहाँपुर बॉर्डर, आपने अगर द न्यूज़वीक पे रिपोर्ट देखी हो तो वहाँ पर हम लोगों ने स्टोरी की थी। ये सिक्का जो है पूरे देश भर से जो नवसर्जन ट्रस्ट है उनके साथियों ने कुछ इकट्ठा किया था मेटल, और उसके बाद फिर कुछ मेटल इकट्ठा करके आप लोगों ने बनाया था। गांव के लोगों ने पीतल और तांबा इकट्ठा करके दिया था, और वो पीतल और तांबे से ये उसको पिघाल के उसके बाद फिर ये सिक्का बनाया। और इस सिक्के को लेके आप लोग जा रहे थे दिल्ली जी, कि नई संसद भवन में इसको लगाया जाए। लेकिन उस बात को पता नहीं क्या इस सिक्के से दिक्कत है कि उन्होंने हमें पहुंचने से पहले ही रोक लिया। और जबकि ये बहुत शांतिपूर्ण यात्रा थी, मैं उस यात्रा को कवर करने आया था और बहुत शांति से सब लोग जा रहे थे। और देखिए कितना खूबसूरत है। इस सिक्के को संसद में रखने का मकसद ये था कि आपने एक मैसेज लिखा था कि 2047 तक कब इस पे छुआछूत, तो 1947 में जो सपना देखा था छुआछूत मुक्त भारत का, तो 2047 में हम 100वां साल मनाएंगे आज़ादी का, बराबर। तो उस टाइम भी हम आज़ादी का जश्न मनाएंगे छुआछूत के साथ, या फिर इससे ख़त्म करेंगे। क्योंकि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले बहुत सारे प्रॉमिसेस दिए गए थे। संविधान जब पारित हुआ तब भी बहुत सारे प्रॉमिसेस दिए गए थे, लेकिन उसमें से किसी की नीयत साफ नहीं थी, इसीलिए वो प्रॉमिस वही के वही धुल गए, वहीं पे रह गया। और देखिए लिखा है छुआछूत मुक्त भारत बनाने का 1947 का सपना 2047 में साकार होगा, और सवालिया निशान लगाया है। और इसको लगाने का मकसद भी शायद यही था कि जो सांसद हमारे होंगे वो इस सवाल को पढ़ें, देखें, समझे। जब वो सुबह शाम निकलेंगे पार्लियामेंट सेशन में तो उनको नजर आएगा कि एक सवाल है आपके सामने, अनटचेबिलिटी कब खत्म करोगे। जी, लेकिन मोदी जी ने नहीं जाने दिया।
गृह मंत्रालय से लिखित में ऑर्डर आया था, तो वहाँ के प्रशासन ने फिर हमें रोक लिया कि कुछ भी हो जाए सिक्के को और यात्रा को आगे नहीं बढ़ने देना है। तो इसको फिर आप लोगों ने यहाँ स्थापित किया? हमने उनको 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। खास करके हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ये भेंट करना चाहते थे, क्योंकि ये संसद को जा रहा था, किसी पार्टी या पक्ष को तो नहीं जा रहा था, किसी व्यक्ति को भी नहीं जा रहा था, हम पार्लियामेंट को दे रहे थे। और उसके साथ साथ 20 से 21 लाख रुपए भी थे जो लोगों की तरफ थे, था इसके समर्थन में, पार्लियामेंट बनाने के समर्थन में नहीं, लेकिन भाई छुआछूत निकालो, बराबर वैसा भारत बनाओ जहाँ पे बोल रहे कि सपनों का भारत। तो छुआछूत मुक्त होगा तभी तो अच्छा भारत होगा। और एक देश एक राष्ट्र की हमने वही बात रखी कि देश है, अभी वो राष्ट्र नहीं बना है। राष्ट्र नहीं बना है। आपने एक भौगोलिक इकाई को जोड़ के नक्शा बना दिया है, लेकिन इस नक्शे के अंदर ही सैकड़ों हजारों ऐसी सरहदें हैं जो जाति बंधन में लोगों को बांधे हुए हैं, और जाति के हिसाब से बंटवारा इस देश में हो रहा है। जिस देश को हमारे लोग जाति कहें कि वो आम बोलचाल की भाषा में हम जब पूछते हैं उनसे तो कहते हैं भारत कैसा देश है, तो बहुत बार लोग बोलते हैं भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन असल में भारत एक जाति प्रधान देश है। लेकिन जाति पर कोई बात करना नहीं चाहता। जाति के सवाल जैसे बुनियादी एक सवाल या निशान वाली चीज़ को उठाते हुए, इस अहम मुद्दे को बहुत करीबी से टच करते हुए, साथ में एक सशक्तिकरण का यह आंदोलन चल रहा है। मैं इसे आंदोलन इसीलिए कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, ये कोई वर्कशॉप नहीं है कि जहां कोई आए सर्टिफिकेट ले और चला जाए। ये एक आंदोलन है जो यहाँ से निकलने के बाद भी लोगों के जहन में चलता रहेगा, और छुआछूत मुक्त भारत को बनाने का जो आंदोलन है उसमें अपनी भूमिका निभाएगा। तो आपने हमें कैंपस घुमाया और लोगों से मिलाया, बहुत बहुत शुक्रिया इंदु। थैंक यू। ये इंदु ने जो हमें कैंपस दिखाया, दलित शक्ति केंद्र, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उस पर कोई राय हो, कोई आप सजेशन दे सकें तो लिखिए, हम इन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आप अपनी राय दें, और आपसे अपील है कि इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें, ताकि कुछ ऐसे लोग जिन्हें ऐसे वोकेशनल कोर्सेज की ज़रूरत हो, जो कुछ सीख सकें, वो इनसे संपर्क कर सकें और यहाँ पर आकर अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकें। आपसे अपील है हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी। जय भीम। जय भीम।